So, hello everyone, and welcome to the data structure series. And in this data structure series, this is the part two, and we see the algorithm and computational complexity analysis. So, मैं हरि प्रभात गुप्ता और इस डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में हम हिंदी में बात करेंगे, सी प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। एट द एंड में कुछ एक्सरसाइज ले सकते हैं, उन एक्सरसाइज के अंदर हम गेट के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंड पार्ट वन के अंदर इंट्रोडक्शन को कवर किया था, दिस इज़ द पार्ट टू सीरीज का। सो अभी तक हमने इस पार्ट वन में कहीं एल्गोरिथम वर्ड यूज़ नहीं करा था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। और इसके अंदर एल्गोरिथम में जो वेरी फर्स्ट व्हाट इज़ द एल्गोरिथम, अगर वेरी फर्स्ट टाइम देखते हैं तो एल्गोरिथम की डेफिनेशंस जो है वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है और कुछ इंस्ट्रक्शंस को हमें जो फॉलो करना है। इन जो इंस्ट्रक्शंस है या इनको सेट ऑफ ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, उनको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करना जरूरी है। अगर उनको सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए। दैट मीन्स कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, लीनियर सर्च। जो पहला सर्च एल्गोरिथम है, सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम है सर्चिंग का, जो अभी हम देख रहे हैं। एंड लीनियर सर्च, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, आप लीनियरली दैट मीन्स कि एक लाइन में सर्च करते जाइए। किसी भी ऑर्डर में यहाँ से चालू करते हैं, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट, पहले सर्च करना है आइटम को। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमें एक सर्च करना है आइटम 4 कि क्या आइटम 4 इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। we want to search the item 4 whether item 4 is present or not. So item 4 को कंपेयर करेंगे वन बाय वन। सो आइटम 4 को 2 से कंपेयर करा, आइटम नहीं है। 2 और 4 अलग अलग वैल्यूज़ है। 9 से कंपेयर करा, 9 भी नहीं है। 6 से कंपेयर करा, 6 भी नहीं है। एंड फाइनली आइटम 4 पे मैच कर जाता है कि यस, लास्ट केस के अंदर आइटम 4 पे। सो इस तरीके से जो स्टेप्स को फॉलो करा गया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 कंपेरिजन का, इन्हीं को ही हम सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स कहते हैं कि कुछ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करा जाए और कुछ ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शंस गिवन है फॉर परफॉर्मिंग ए गिवन टास्क। यहाँ पर टास्क था सर्चिंग और लीनियरली सर्च करने का, उसको कोशिश किया। अब आते हैं इसको एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करें। सो एल्गोरिथम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ नोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। सो एज्यूम करें जो ये 2, 9, 6 एंड 4 है, इसको एक वन डायमेंशन एरे में स्टोर करा गया। एरे की इंडेक्सिंग 1 से चालू हो रही, दैट मीन्स कि फर्स्ट आइटम ऑफ द एरे 1, सेकंड आइटम 9, थर्ड आइटम 6 एंड फोर्थ आइटम 4। सो इंडेक्सिंग 1, 2, 3, 4 है। जिस आइटम को सर्च करना है वो वैल्यू 4 रखता है और इसको लोकेशन 0। लोकेशन 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इंडेक्सिंग 1 से कर रहा है। अगर इसके बीच में कोई इंडेक्सिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो इंडेक्सिंग क्लैशिंग होगा। इंडेक्सिंग को हमें अलग करना है। सो यहाँ इंडेक्स 1, 2, 3, 4 है और इसको इंडेक्स वो इंडेक्स दिया गया जो उसमें कवर नहीं करा गया, दैट मीन्स कि एक नया इंडेक्सिंग इसको यहाँ पर असाइन करा गया। सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कंपेयर करते जा रहे हैं। आई इक्वल्स टू 1 से नहीं मिल रहा है तो 2 से करो, 2 से नहीं मिल रहा है 3 से करो, 3 से नहीं मिल रहा है 4 से करो, और लोकेशन 4 पे हमें आइटम फाइंड आउट हो गया। अब इसको जरा एल्गोरिथम में देखते हैं स्टेप्स कैसे चलते हैं। आइटम्स 4 को सर्च करना है, हमें 4 नंबर की वैल्यूज़ को सर्च करना है। इसकी लोकेशन 0 है। जो एरे है वो 4 आइटम्स रखता है जिसकी इंडेक्सिंग आई से स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट आइटम से कंपेयर करना चालू करते हैं, एरे के लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे। एंड लोकेशन 0 पे आइटम है जो हमारा मेन आइटम वो है। अगर आइटम एरे से मैच कर जाता है तो जो जिस लोकेशन पे जिस पोजीशन के एरे से एलिमेंट से मैच करेगा उस पोजीशन को आइटम से रिप्लेस करेंगे लोकेशन से। सो इसका रीज़न ये है कि फाइनली हमें चाहिए कि आइटम भी फाइंड हुआ है और पर्टिकुलर किस लोकेशन पे वो आइटम मिला है। तो 4 आइटम को सर्च कर देते हैं, 4th पोजीशन पे हमें फाइंड आउट हुआ, ये आंसर आ जाएगा इस आई को लोकेशन पे ट्रांसफ़र करने से। एंड अगर नहीं मिलता है तो आई को इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे। आई इंडेक्स आगे बढ़ाने से फ़ायदा ये है इंक्रीज करने से, आई इक्वल्स टू i+1 करने का, कि आइटम को 1 बाय 1 कंपेयर करा जा सकता है। अब आते हैं इसी चीज़ को हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। सो सी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्रोग्रामिंग एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट नहीं करता है। अगर सी प्रोग्रामिंग में लिखना है तो एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स थे, 4 इंडेक्सिंग वर्ड है। तो आइटम की इंडेक्सिंग आइटम की करंट लोकेशन -1 कर देते हैं ताकि आइटम की लोकेशंस इनके अंदर नहीं है, आइटम इनसे बाहर है। जिसको हमें सर्च करना है, 4 को हमें सर्च करना है, आइटम बाहर है। सो आइटम
4 सर्च करना था। ये थोड़ा सा चेंज करा है जो पिछली बार वाला एल्गोरिथम था लास्ट पेज पे। वाई? बिकॉज क्योंकि हम अब सी के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइटम की लोकेशन -1, एरे लिया गया 4 एलिमेंट का एरे, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। एरे इज लेस देन द नंबर ऑफ आइटम। वाई? बिकॉज कि एरे की जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 और ये आइटम 4 है, इसलिए आई की वैल्यू को, इंडेक्सिंग को नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम रखना पड़ेगा और आइटम को -1 से लोकेशन से स्टार्ट करांगे। अगर आइटम मिल जाता है तो उसकी लोकेशन को रिप्लेस कर दो, और अगर आइटम नहीं मिलता है तो नोट फाइंड करो और लोकेशन को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम लोग कहेंगे आइटम नॉट फाउंड, इस केस में कहेंगे आइटम फाउंड। अब देखते हैं जो अभी डिस्कस करा है हमने, जो इस पॉइंट को प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से लिखा जा सकता है अगर इसको हम प्रोग्राम में लिखने की कोशिश करें। सी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं, सिंपल है। कोई हेडर फाइल जो हेडर फाइल है उसको एज्यूम करा गया है सी प्रोग्राम के अंदर। हेडर फाइल के एज्यूम करने के बाद एरे में एलिमेंट्स को एंटर करा गया है, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे 2964, जो 4 एलिमेंट्स हैं उन 4 एलिमेंट्स को एंटर करा गया। आइटम 4 को सर्च कर रहे हैं, आइटम वैल्यू 4 है, उसकी लोकेशन -1 मान के चल रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ आइटम एरे में 0 है। एरे की इंडेक्सिंग 0 से चालू हुई, टोटल नंबर ऑफ आइटम 4 है, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब तक कि हम लोग इंडेक्सिंग लास्ट पॉइंटर तक नहीं पहुंच जाता है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 तक नहीं पहुंचता है, तब तक सर्च करेंगे। नहीं तो फिर एरे ख़त्म हो जाएगा और आइटम नहीं मिला है। और आइटम की लोकेशन स्टार्ट करते हैं -1 से। एंड अगर आइटम मैच कर जाता है तो लोकेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे और आइटम i=i+1 करेंगे। अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो लोकेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर ये केस फॉल्स हो जाएगा तब भी ये केस ट्रू होगा और i=i+1 इंक्रीज करता रहेगा पॉइंटर। नाउ इफ़ यदि लोकेशन स्टिल -1 है तो आइटम नॉट फाउंड। अगर लोकेशन चेंज हो गया है तो डेफिनेटली जो लोकेशन है वो हमें आंसर देगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका एलिमेंट फाइंड आउट हुआ है, जो भी एलिमेंट वहाँ पर था। सो ये एक एल्गोरिथम को सी में प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है और काफ़ी सिंपल था। अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक एल्गोरिथम 1 है, एक एल्गोरिथम 2 है, विच वन इज़ द बेटर ऑप्शन। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर कि किसी प्रॉब्लम में, अगर वो प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लेकिन उसको भी काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करा जा सकता है अगर उस प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर दिया जाए छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में। एक सिंपल प्रॉब्लम था लेकिन बड़ा प्रॉब्लम की तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स हो ज़्यादा बड़ा। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन काफ़ी मैटर करता है सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने में। अब इसी एग्जांपल को लें अगर, सो आइटम 4 को सर्च करना था, 4 टाइम्स ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही है, 1 2 3 4। हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका हो 4 को सर्च करने के लिए कि आप कंपेयर करें और डायरेक्ट आपको आंसर निकल के आ जाए, या फिर एक साइड में ही वर्क करना पड़े, जिसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं। सो सर्च करने के और सॉल्व करने के तरीके हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी की, एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना टफ है एल्गोरिथम, टफनेस एल्गोरिथम, सिंस एल्गोरिथम को कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करना है, सो डेफिनेटली टफनेस 2 एस्पेक्ट में देख सकते हैं हम लोग, टाइम के एस्पेक्ट में और स्पेक्स पे एस्पेक्ट। टाइम के एस्पेक्ट में टफनेस इंडिकेट करता है कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है एल्गोरिथम, हाउ मच टाइम इट टेक्स। एंड से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 टाइम्स 4 लूप चलाना पड़ रहा था अगर उसको आइटम को सर्च करना था। अगर एक लूप 1 सेकंड लेता है तो 4 सेकंड की ज़रूरत है इस एल्गोरिथम से आइटम को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलर इज द मेमोरी, कितना स्पेस कितना मेमोरी चाहिए उसको पर्टिकुलर आइटम जो ऑपरेशन है जो एल्गोरिथम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखें तो हम 1 मेमोरी इसके लिए चाहिए, 2 मेमोरी, 3 मेमोरी, 4 मेमोरी, 5। सो यहाँ पर वी आर रिक्वायर्ड द 5 मेमोरी स्पेसेस। तो इस तरीके से मेमोरी दिखा रहा है कि हो सकता है कि दूसरा एल्गोरिथम हो उससे कम मेमोरी में सॉल्व करे, हो सकता है ज़्यादा में करे, बट टाइम 4 लूप लग रहा है, 4 लूप लगा है, इसलिए 4 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड 4 लूप लग रहा है इसके अंदर। सो इससे बेटर भी एल्गोरिथम पॉसिबल है अगर वो इससे कम टाइम के अंदर सेम इसी एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकता है, लेस टाइम के अंदर अगर वो सॉल्व करता है तो डेफिनेटली दैट एल्गोरिथम इज़ बेटर देन दिस वन एल्गोरिथम व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। तो जो इससे भी दूसरा एल्गोरिथम हो सकता है जो इससे बेटर एल्गोरिथम हो। नाउ बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम इंडिकेट करता है काउंट द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस। यहाँ पर की ऑपरेशन वर्ड यूज़ करा गया क्योंकि जो ऑपरेशंस
जो मेन ऑपरेशन है केवल उन्हीं को कंसीडर करो, जो इंटरनल ऑपरेशन है उनको अवॉइड करा जा सकता है। जैसे फॉर लूप के अंदर अगर प्लस एंड मल्टीप्लाई दो चीज़ें हो रही है, वन भी प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको एक ऑपरेशन मान करके फॉर लूप काउंट करते हैं, केवल हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर लूप्स आर देयर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ की ऑपरेशंस एंड सिमिलर इज द मैक्सिमरी कितना चाहिए। सो ये फोर एलिमेंट्स कंपेयर करते जा रहे हैं वन आफ्टर अनदर एंड फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये यहाँ उसी एग्जांपल को लिया गया है क्योंकि एलिमेंट फोर। अच्छा, अब इस एलिमेंट एक चीज़ देखते हैं, जब किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, मान के चलते हैं कि अगर एल्गोरिथम ए है जो लीनियर सर्च का है, उसमें n एलिमेंट्स है और कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो भी टाइम लग रहा है या स्पेस लग रहा है, उनको हम फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एज्यूम करें एफ ऑफ एन की वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फंक्शन है, यूजर डिफाइन है, आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। सो एल्गोरिथम ए में n एलिमेंट्स थे, इसलिए उसको इतना टाइम लग रहा है, और ये रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा इसका। नाउ अगर ये फोर को सर्च कर रहे हैं और ये फोर्थ एलिमेंट लास्ट में मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये सबसे बेकार केस है, वर्स्ट केस है, क्योंकि इसमें फोर ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ गए, मैक्सिमम ऑपरेशंस हो रहे हैं। सो इसको कहेंगे वर्स्ट केस, सबसे बेकार केस। सो लीनियर सर्च अगर एल्गोरिथम आता है और उसका वर्स्ट केस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका वर्स्ट केस होगा। दैट मीन्स कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम में फंक्शन ऑफ एन क्या होगा उसका, वो एन के इक्वल होगा, वर्स्ट केस होगा। वाई? बिकॉज वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, लास्ट तक उसको कंपेयर करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा अच्छा केस की बात करते हैं, क्योंकि वर्स्ट केस तो एन हो गया। एवरेज केस की बात करते हैं। एवरेज केस मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो एज्यूम करें कि आइटम फोर आइटम्स हैं जिनमें सर्च करना है, 1 2 3 4। पोजीशन 1 पे होने का पोजीशन 2 3 4 अगर कहीं पर भी आइटम हो सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है, तो और 1/n प्रोबेबिलिटी होगा अगर n नंबर ऑफ आइटम्स है। फर्स्ट पोजीशन पे होने का 1/n, सेकंड पोजीशन पे होने का 2/n। दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का फॉर्मूले को यूज़ करा जा सकता है यहाँ पर। उससे हम एवरेज केस निकाल सकते हैं कि एलिमेंट समवेयर इन बिटवीन मिल सकता है, थोड़ा इधर मिलेगा या थोड़ा इधर मिलेगा। सो अगर इस तरह के फॉर्मूले को रखें तो n+1 डिवाइड बाई 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका निकल के आता है। अगर n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो 2.5। दैट मीन्स सेंटर से हियर एंड देयर वो एलिमेंट मिल जाता है। अब इन दोनों केस में जो वर्स्ट केस था या एवरेज केस था, एक चीज़ काफ़ी कॉमन है कि वर्स्ट केस ठीक है, आप n तक जाएंगे। एवरेज केस के अंदर कैलकुलेट करना n+1 डिवाइड बाई 2 जो है काफ़ी ट्रिकी है। फर्स्ट ट्रिक यहाँ पर ये है कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए कि यस वो 1/n प्रोबेबिलिटी से वर्क कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग रहा है उसके अंदर। तो इसको सॉल्व करने का कुछ नोटेशंस बनाए गए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इन्हीं चीज़ों को सिंपल करने के लिए। बट पहले ये एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 9 एंड 6, और इन एलिमेंट्स के सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, वाट एवर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो 2 का 9 के साथ, 2 का 6 के साथ, 9 का 2 के साथ, 9 का 6 के साथ, एंड 6 का 2 के साथ, 6 का 9। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट अदर 2 एलिमेंट के साथ में करता है, तो लूप 6 टाइम चल रहा है, जिसको हम लोग n×n-1 लूप में कह सकते हैं। बट इट्स ए वेरी ट्रिकी टास्क कि n होगा, n×n-3 हो जाएगा, कभी n×n-3 हो रहा है, कभी वो n×n-5 हो रहा है। सो एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कुछ सिंपल तरीके निकाले गए। उन तरीक़ों का मतलब ये है कि इन फंक्शंस को कोई स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करें। ये जैसे कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन n मान लें, दूसरा log n माने, तीसरा n log n है, 2n है, n स्क्वायर है, n क्यूब है, n⁴ है। ऑल दीज आर द स्टैंडर्ड फंक्शंस की अगर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n×n-1 है, उसको n² में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। वाई? इसका एक रीजन है कि फंक्शन का ग्रोथ कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग एक कुछ केस मान के चलें थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से केस माना जाए कि n जब इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फंक्शन ऑफ n है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो n×n-1 भी जो होगा वो 1 होगा, तो 1 होगा, 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो 2 होगा, एंड 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होगा। तो दैट मीन्स कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो इसको इस फंक्शन को एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग n² के अंदर कन्वर्ट कर सकते। ग्रोथ n² के
रिस्पेक्ट में ही हो रहा है उसका। सो सिंपल करने के लिए एन स्क्वायर लेकर के चल सकते हैं। सो पहले अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ आइटम्स है जो हम लोग देखते हैं, और जो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर कह रहा है उससे नियर बाय जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन होगा उस स्टैंडर्ड फंक्शंस के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एन स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट किया था एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन माइनस वन को, और टू रेस टू पावर एन में भी कन्वर्ट करा जा सकता है अगर कोई फंक्शन नियर बाय वैल्यूज इस तरह से दे रहा है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसमें नोटेशंस जो है वो ग्रोथ नोटेशन से किस तरह से फंक्शन का ग्रोथ हो रहा है, और इसको जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज जो डिराइव हो रहे हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी वगैरह चाहिए उनको एक सिंपल फार्मूला एक स्टैंडर्ड फार्मूलेज में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, एक वे है नोटेशंस। नाउ नोटेशंस भी अलग अलग तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द केस। अगर वर्स्ट केस है जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च में वर्स्ट केस था फंक्शन ऑफ एन, जो लीनियर सर्च में देखा था अपन ने अभी, वो वर्स्ट केस और एन था। जो इसका एवरेज केस था वो था एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, है ना। सो दीज आर द वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। सो वर्स्ट केस अगर कंसीडर करके चलते हैं किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कि अगर क्या वर्स्ट केस हो सकता है, उसको हम बिग ओ नोटेशन से इंडिकेट करते हैं। जो बेस्ट केस है, जो सबसे अच्छा केस है, उसको ओमेगा से इंडिकेट करा जाता है, और जो एवरेज केस है उसको थीटा से करते हैं। सो ओमेगा का जो हमारा सिंबल है वो कुछ इस तरह से है जो यहाँ पर है, एंड थीटा का सिंबल जो है वो इस तरीके का सिंबल है थीटा का, कुछ इस तरीके से थीटा का सिंबल है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस, इनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में स्टैंडर्ड नोटेशंस माना जाता है। अगर आप वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो बिग ओ नोटेशन में इंडिकेट करें। सो अगर हमारे पास वर्स्ट केस पता है तो मशीन डेफिनेटली उतने टाइम के अंदर तो उस एल्गोरिथम को रन करा देगा। जो भी हमने एग्जांपल लिया था जैसे एरे के अंदर, एरे में अगर 4 एलिमेंट है 2 9 3 6 कुछ भी एलिमेंट अगर मान लिया जाए और सर्च करना है तो 2 से कंपेयर करेंगे 9 से 3 से एंड 6 से, तो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अब इसको रोकना पड़ेगा। दैट मीन वर्स्ट केस। तो अगर मेरे पास मशीन का वर्स्ट केस पता है इतना टाइम वर्स्ट केस में लगेगा, सो डेफिनेटली ऑपरेशंस उसमें या उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। इन नोटेशंस का और भी ज़्यादा डेप्थ में जाए, थोड़ा मीनिंग निकालें तो एफ एन तो जो एग्जैक्ट टाइम लग रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो टाइम है जिसको कि आप कुछ कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। जी एन स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन इनमें से कुछ भी लिया जा सकता है, और भी काफ़ी स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। log n, n log n, n स्क्वायर, n 2 रेज टू पावर n, ऑल दीज आर द log n स्टैंडर्ड फंक्शंस। नाउ यहाँ पर अगर आपका फंक्शन एफ एन लेस देन इक्वल्स टू सम सी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई अनदर फंक्शन जी एन है तो बिग ओ नोटेशन को यूज़ करा जा सकता है वर्स्ट केस। इसको इस फिगर से समझते हैं थोड़ा सा कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपकी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंक्शन जो ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये ब्लू कलर का लाइन जो इंडिकेट कर रहा है वो रियल ग्रोथ है आपके फंक्शन की, कि अगर आप n को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका फंक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है, कि अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो कुछ इस तरीके के बिहेवियर को ये शो कर रहा है। अब अगर हम जी एन कोई और फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, जो जी एन स्टैंडर्ड फंक्शन है वो कुछ इस तरीके के बिहेवियर को शो कर रहा है। इनमें से कोई एक फंक्शन लिया गया जो इस तरीके से, अगर एफ एन को जी एन में रिप्रेजेंट करना है तो एन जीरो के बाद अगर हम देखते हैं ये एन जीरो पॉइंट के बाद सी मल्टीप्लाई बाई जी एन, सी कुछ कांस्टेंट है, सी मल्टीप्लाई बाई जी एन अगर वैल्यूज ऑलवेज हायर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द एफ एन है, सो इसको हम बिग ओ नोटेशन के अंदर मान सकते हैं कि अगर इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलोगे तो डेफिनेटली एल्गोरिथम इतने टाइम के अंदर तो ऑपरेशन परफॉर्म कर ही देगा इन ए वर्स्ट केस में भी। सो हायर बाउंड लेकर के चल रहे हैं, अपर बाउंड लेकर के चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर बिग ओ नोटेशन को यूज़ करा जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए तो और क्लियर होगा। तो अगर एफ एन फंक्शन कोई 9n+7 है, 9 मल्टीप्लाई बाई n+7 है, अब हम इसको बिग ओ नोटेशन निकालना चाहते हैं जो वर्स्ट केस के लिए। सो 9n+7 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन 0 भी आता है बट अभी इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं। सो 9n+7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू c इंटू एन है। अगर n वाला फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, जो कि अगर मैं यहाँ पर जी एन जो सिंपल फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको n को लेता हूँ तो c इंटू एन लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है अगर c की वैल्यू 10 रखी जाए और n0 की वैल्यू 7। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं
9n+7 में रखते हैं। 9n+7 के अंदर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9+7 16 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 18+7 25 होगा। इस तरह से इंक्रीज करते हैं। अगर मैं c = 10 रखता हूँ और n की वैल्यूज तो ऑफकोर्स 1 2 3 4 है, तो 10 20 30 40। तो एक चीज़ देखें यहाँ 70 तक तो ये ग्रेटर है, 70 पे दोनों इक्वल होते हैं और 70 के बाद ये ग्रेटर हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर इसका मैं कुछ रफ ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो रफ ग्राफ आएगा इनका, अगर इसके रफ ग्राफ प्लॉट करा जाए इन वैल्यूज़ का, तो कुछ इस तरीके से रफ ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर सी की अगर हम लोग इस फंक्शन की वैल्यूज़ को लें, अगर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यूज़ को लिया जाए, तो अगर ये इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, देन जो c × n वाला जो फंक्शन है पहले तो इसके नीचे चलेगा और फिर इसके ऊपर आ जाएगा, और जो ये क्रॉसिंग पॉइंट होगा ये होगा क्रॉसिंग पॉइंट इसका 7। सो n0 को 7 लिया जा सकता है कि 7 के ऊपर डेफिनेटली ये वाली वैल्यू c × n ग्रेटर देगा एज कम्पेयर टू वट एवर योर fn फंक्शन। सो अब यहाँ पर बिग ओ नोटेशन ऑफ n लिखा जा सकता है, बट ये तभी लिख सकते हैं जब c = 10 हो और n0 = 7। ये वर्स्ट केस है। दैट मीन्स कि मशीन डेफिनेटली इससे या इससे कम टाइम में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इससे ज़्यादा टाइम की तो ज़रूरत नहीं है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बिग ओ नोटेशन के, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया 5n² + 3n। इसको अगर यहाँ पर जो हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शन लिया है cn = n² यूज़ करा है, तो ऑफकोर्स इसको यूज़ कर सकते हैं cn = n², बट c की वैल्यू जो होगी वो 6 होनी चाहिए या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। 5 रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि 5 के केस में ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन ये ग्रेटर होगा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए c की वैल्यूज़ 5 से तो बड़ी ही होनी चाहिए और बिग ओ नोटेशन ऑफ n²। बट इस केस में सही नहीं होगा। देखो अगर कोई 2n+1 है, उसको हम 2n.2 लिख सकते हैं, जो कि बिग ओ नोटेशन ऑफ 2n के इक्वल है। सो यहाँ पर तो ये लिखा जा सकता है, ये सही है। लेकिन अगर 2n है जिसको 2n का होल स्क्वायर में लिखा जाता है, 2n का होल स्क्वायर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है 2n से, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पर बिग ओ नोटेशन ऑफ 2n यूज नहीं करा जाए। ये प्रॉब्लम गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनके अंदर से हमें कैलकुलेट करना होता है, तो इनको ध्यान से देखना। नाउ द सेकंड केस आता है ओमेगा नोटेशन, जो कि लोअर बाउंड है। अभी अपर बाउंड देखा था, इससे ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अब मान के चलें कि ओरिजिनल फंक्शन तो टाइम इतना ले रहा है, एल्गोरिथम तो इतना टाइम ले रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है वो नीचे चला जाता है। जो हमने टाइम कैलकुलेट करा है, जो अगर हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कम टाइम लेके चल रहे हैं, लोअर बाउंड उसका मान के चल रहे हैं। सो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो fn वो ग्रेटर होगा cn में। अब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो fn है वो ग्रेटर होगा c ऑफ दिस से। ये fn है वो ग्रेटर होगा जो मेन जो हमारा c × स्टैंडर्ड फंक्शन है, उस फंक्शन से वो fn फंक्शन ग्रेटर होगा। बट वो कंडीशन तभी ट्रू होगी जब n की वैल्यू n0 से ग्रेटर होगी। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर वही सेम एग्जांपल को रिपीट करें, 9n+7 लोअर बाउंड क्या होगा? 9n+7 इज ग्रेटर देन c × स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसको कि हम n लेकर के चल रहे हैं। एक बार 9n+7 बनाते हैं और एक c की बनाते हैं। इस टाइम पे c को अगर हम थोड़ा छोटी वैल्यू रखते हैं, 1 रख करके चलते हैं। c की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि अप टू सम पॉइंट्स, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो 9n+7 है ये ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है और ये इस केस के अंदर ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई n0 = 1 रखा जा सकता है। और इस 1 के दैट मीन्स बिकॉज ऑलवेज 9n+7 इज ग्रेटर देन दिस वन, सो हम कह सकते हैं कि fn = ओमेगा जो लोअर बाउंड है ओमेगा ऑफ n होगा। बट ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब n0 की वैल्यूज़ 1 होगी या 1 से बड़ी। थर्ड एंड लास्ट वन इज द थीटा, जो कि इंटरमीडिएट है, नीदर लोअर नॉर अपर बाउंड। सो सॉरी, ये प्रीवियस का रिपीट है, ये गलत है। सो थीटा जो इंटरमीडिएट है, जो बीच में आता है, fn वो अपर और लोअर के बीच में जाएगा। सो जो वैल्यू है जो आपके ओरिजिनल फंक्शन की, जो एल्गोरिथम की, वो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड फंक्शन से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड फंक्शन से कम होना चाहिए। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जिसमें n की वैल्यू तो n0 से ग्रेटर होनी चाहिए। एक
एक उसी एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करते हैं, 9n+7। सो 9n+7 का थीटा क्या होगा, दैट मीन्स कि इसका जो इंटरमीडिएटर बाउंड है वो क्या होगा इसके अंदर, ये 1 सेकेंड गलत है, थीटा है, एंड C1 मल्टीप्लाई बाई G1 फंक्शन एंड C2 के बीच में होना चाहिए। अगर C1 को 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे n है 9n+7 है जो हमारा जो फंक्शन था, अगर C1 जो C1 है उसको 1 रखते हैं, अगर C1 को 1 रखा जाता है यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज इस तरीके से आती है, और C2 को अगर 10 रखते हैं, जो C2 10 है तो वैल्यूज इस तरीके से आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 के बाद जाकर के कंडीशन जो हमें चाहिए वो सेटिस्फाई होती है। उससे पहले तो फंक्शन जो है वो ग्रेटर है, फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ ग्रेटर है हमारी ओरिजिनल वैल्यूज से। यहाँ पर देखें जैसे कि फंक्शन 61 दे रहा है जबकि ये 60 दे रहा है, तो दैट इज़ ग्रेटर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाकर के कंडीशन सही हो जाती है। दैट मीन्स कि 7 वैल्यूज़ होना चाहिए सी का जो हमें सेटिस्फाई करना है। सो इसका आंसर लिखा जा सकता है कि जो फंक्शन एफ एन है उसको थीटा ऑफ एन लिखा जा सकता है जब C1 = 1 हो, C2 = 10 हो और एन की वैल्यू 7 हो या एन की वैल्यू 7 से बढ़ी हो। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के तीनों नोटेशंस को फाइंड आउट करा जा सकता है और निकाला जा सकता है। एक चीज़ देखा था जो हमने कि बिगो नोटेशन 2n² है, जिसको भी बिगो नोटेशन में ऑर्डर ऑफ n² लिखा जा सकता है, और 2n को भी ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि हम तो टाइम बड़ा ले रहे हैं, हमें छोटे टाइम से मतलब ही नहीं है। अगर बिगो नोटेशन की बात करें, ओरिजिनल ग्राफ इस तरह से है, तो बिगो नोटेशन कुछ इस तरीके से कहता है आफ्टर दिस n0 पॉइंट के बाद, n0 पॉइंट के बाद वो ऑलवेज ऊपर ही जा रहा है ग्राफ जो वैल्यूज़ है उससे। सो इसको दिस इज मे और मे नॉट बी द टाइट बाउंड। टाइट बाउंड मीन्स कि कुछ फिक्स वैल्यूज़ भी हो सकती है और नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पर एक बिगो नोटेशन, इस केस में तो कह सकते हैं बिगो नोटेशन इज द टाइट बाउंड है। यहाँ पर बिगो नोटेशन जो है वो टाइट बाउंड है, लेकिन यहाँ पर बिगो नोटेशन टाइट बाउंड नहीं है। तो इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइट बाउंड नॉट एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड से उसके लिए कुछ नोटेशंस और बनाए गए। तो बिगो नोटेशन के रिस्पेक्ट में लिटिलो नोटेशन बनाया गया। वो कहता है कि इक्वल साइन हटा दो यहाँ से, इक्वल साइन यहाँ पर नहीं है, ये वैल्यूज़ जो है वो लेस देन होगा, तो उसको लोअर बाउंड, जब इक्वल साइन यहाँ पर नहीं है देन हम लोग उसको नॉट सिम्प्टोटिक टाइप, तो लिटिल लो को यूज कर सकते हैं। सो लिटिल लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर फंक्शन जो है ओरिजिनल फंक्शन और जो बाद में वैल्यूज़ निकाला गया है वो वैल्यूज उससे बड़ा ही होना चाहिए। सो लिटिल लो इस केस के अंदर यूज़ करा जा सकता है। सो दैट मीन्स कि FN/GN जो है वो जीरो होगा, क्योंकि GN इज़ हायर पावर देन FN है, इसलिए ये जीरो हो सकता है यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो इसको अगर हम सिमिलर इस ओमेगा के केस के अंदर बात करें, एंड ओमेगा में भी अगर जो हमने ओमेगा माना था उसके अंदर दोनों ही ओमेगा देते हैं, दैट मीन्स कि ये मे और मे नॉट बी द टाइट बाउंड। सो लिटिल ओमेगा निकल के आता है, लिटिल ओमेगा वंस अगेन यहाँ से इक्वल साइन को रिमूव कर देता है और ग्रेटर साइन ही रखता है। दैट मीन्स कि जो फंक्शन है स्टैंडर्ड फंक्शन वो FN से छोटी ही वैल्यू देगा। सो स्टैंडर्ड फंक्शन छोटा हो गया, नीचे छोटा होने की वजह से नीचे जीरो है, दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पर देगा, और ये इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। सो ये कुछ फंक्शंस थे जो एडिशनल थे लिटिल ओमेगा और लिटिलो किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि टाइट बाउंड एंड नॉट टाइट बाउंड है। एक क्वेश्चन आया था गेट 22 में कि इसमें से कौन सा केस ट्रू होगा, विच वन इज़ द ट्रू। सो ऑफकोर्स n² ले रहे हैं और फंक्शन ऑफ n का स्क्वायर लिया जा रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज पॉलिनोमियल है। अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जैसे एज्यूम करें 2n² + 3n है, एक फंक्शन ये है, इसका स्क्वायर करें और एक कुछ इस तरह से लिया जाए 2n² का होल स्क्वायर + 3n का स्क्वायर का, देन बोथ आर द सेम पावर ऑफ द n। सो दैट मीन्स कि ये कंडीशन तो ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल के केस के अंदर स्क्वायर करने का वो आंसर नहीं आएगा जो
जो डायरेक्ट पावर पे आ रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन ही फॉल्स होगा, अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगा। तो यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा था कि अगर पॉलिनोमियल होगा तो इसको सॉल्व करा जा सकता है, तो आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन आया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे 2019 में। इस क्वेश्चन में था दे आर द एन अनसॉर्टेड एरे, एन नंबर ऑफ एरेज थी, हर एरे के अंदर एन इज ऑड, एन ऑड हो सकता है, और हर एरे के अंदर एन नंबर ऑफ आइटम्स थे, एंड देर इज नो कॉमन एलिमेंट इन एरे। द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग द मीडियम ऑफ द मीडियम्स ऑफ दिस वन। सो पहले सबका मीडियम निकालना था, और फिर उसमें से भी जो एरे निकल के आती है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका भी मीडियम निकालना था। सो किसी भी एल्गोरिथम का अगर हमें मीडियम निकालना है तो हर एलिमेंट्स को, अगर एन एलिमेंट है किसी एरे के अंदर, तो हर एलिमेंट को 1 बाय 1 तो देखना पड़ेगा मीडियम निकालने के लिए, तो ऑर्डर ऑफ एन तो चाहिए होगा, और एन एरे दे रखी है, सो दैट मीन्स कि एन स्क्वायर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ से निकल के आता है, और फिर जो निकल के आए आंसर मीडियम्स, उनका भी मीडियम निकालना है। सो ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन, बिकॉज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन नंबर ऑफ एरेज है, प्लस ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा जो रिजल्टेंट आया उसका मीडियम निकालने का, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ एन इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। सो आंसर सी इस केस के अंदर करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एन निकल के आया, एक एरे में मीडियम निकालना, एन एरे है इसलिए ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन होगा, और जो रिजल्टेंट है उसमें से भी एक और मीडियम है, उसमें निकालना है तो ऑर्डर ऑफ एन, इसलिए इन दोनों का जब सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो इस तरह से आंसर सी होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो आज हमारा टॉपिक था, हमने डिस्कस करा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस। अब इसको कंटिन्यू रखेंगे, जो पार्ट 3 में हम डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ पार्ट में जाएंगे, जैसे कि एरे है उसको देखेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।